हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आई होप आप सभी सेफ हैं, स्वस्थ हैं। तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 1 ऑफ बीएड फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, तो जो यूनिट 1 है उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि जो विकास होता है बच्चे का वो अलग अलग स्तरों पर किस प्रकार से होता है। ठीक है, क्या क्या उसके अंदर थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, या क्या कॉन्सेप्ट है, आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं। ये बेसिकली एक मैराथन रहेगी जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। सो आई फील दिस इज इंपॉर्टेंट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात आती है, जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी वृद्धि और विकास। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं डिटेल में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा फास्टली इसको रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि ग्रोथ क्या है। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट की हमें बात करनी। वैसे तो इनको सिनोनिमसली यूज किया जाता है, ग्रोथ को डेवलपमेंट के साथ, मतलब समान रूप से ही देखा जाता है। लेकिन अगर हम लिटरली बात करें तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो ग्रोथ होती है फिजिकल चेंजेस। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट होती है ऑल राउंड चेंजेस, यानी हमारा जो विकास होता है वो बहुमुखी होता है, यानी सब प्रकार से, मानसिक भी, फिजिकल भी, साथ के साथ हमारा इंटेलेक्चुअल भी, इमोशनल भी, सोशल भी। तो ये सब चीज़ें, ये जो फैक्टर्स हैं, ये किस में आ जाते हैं, ये हमारी डेवलपमेंट में आ जाते हैं। वहीं जो हमारा फिजिकल चेंजेस हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के अंदर आते हैं। अगली बात करें ग्रोथ की, तो जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम कैसे देख सकते हैं। ग्रोथ को सबसे पहली बात तो ग्रोथ इज विजिबल, ग्रोथ को हम देख सकते हैं, मेजरेबल है, हम नाप सकते हैं। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट को हम माप नहीं सकते, डेवलपमेंट दिखता नहीं है। ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो अंदरूनी तौर पर हमारे जो ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन डेवलप होता है, सबको हमारी जो स्किल्स होती हैं वो डेवलप होती है। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो मेजरेबल है, हम अपनी हाइट को, अपने वेट को, अपने हाथों के साइज को, अपनी बॉडी के साइज को वी कैन मेजर कि पहले कितना था और अब कितना है। ठीक है, वहीं डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जो ग्रोथ है वो अडोलसेंस तक आके, अडोलसेंस होने के बाद हम मैच्योर हो जाते हैं, और मैच्योरिटी के बाद जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलता रहता है। अगर अगली बात करें तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि वो मात्रात्मक होती है, उसको हम मात्रा में माप सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मेजरेबल है, उसको हम एक मात्रा में बता सकते हैं कि मेरी हाइट भाई इतने इंच बढ़ गई या मेरी हाइट इतने सेंटीमीटर बढ़ गई। वहीं हम डेवलपमेंट को नहीं बता सकते। डेवलपमेंट हाँ क्वालिटेटिव होती है डेवलपमेंट। ठीक है, जहां हमने बात करी कि ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, वहीं हमारी डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। यानी कि कल जो है, कल मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठीक थी, थोड़े दिन बाद अगर मैंने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी है तो जो मेरी इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो मेरी लैंग्वेज स्किल्स हैं, वो आज थोड़ी बेटर हो गई हैं। तो वहीं जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो क्वालिटेटिव होती है, यानी वो क्वालिटी को बताती है कि गुड, बेटर, बेस्ट, है ना, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आ जाता है वो ये है कि जो ग्रोथ होती है, ठीक है, उसकी एक यूनिफॉर्म पेस नहीं होती। ठीक है, वो किसी के अंदर जल्दी से हो जाती है ग्रोथ, किसी के अंदर धीरे धीरे होती है। ठीक है, आप देखते हो कि एकदम से किसी की हाइट निकल जाती है। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, वो ग्रोथ होती है, वो सबके अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट सबके अंदर सेम पाई जाती है कि ठीक है। अब अगली बात देखिए कि जो डेवलपमेंट होती है उसको हम एक तरीके से प्रोग्रेस कहते हैं। ठीक है, हमारा क्या कहते हैं, प्रोग्रेस कहते हैं डेवलपमेंट को। और जो डेवलपमेंट है, जैसे मैंने बताया, वो थ्रू आउट चलती रहती है। ठीक है, साथ में डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। हरलोक ने कहा कि जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या हमारी नई एबिलिटीज होती है, हमारी नई जो क्षमताएं होती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, वो हमारा विकास कहलाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, डेवलपमेंट कहलाती है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत हैं जिसके ऊपर हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो निर्भर होती है। ठीक है, जिसको वो फॉलो करती है। तो जो सबसे पहला प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, की जो डेवलपमेंट होती है, जो विकास होता है, वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो निरंतर चलता रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, कि सबके अंदर एक स्तर पर, मतलब बिल्कुल एक साथ यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है हमारे जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। ठीक है, जैसे कि पहले हमारे दूध के दांत होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पक्के परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट का यूनिफॉर्म पैटर्न है। ऐसा तो है नहीं कि किसी के पैदा होते ही परमानेंट टीथ आ गए और आपके मिल्क टीथ नहीं, सबका एक यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, सबका एक तरीके से चलता है।
अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि हर एक बच्चा अलग है, हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग है, ठीक है। यानी कि मतलब हर एक बच्चे का अपना मतलब आगे बढ़ने का जो पेस है, जो स्पीड होती है, वो हर बच्चे की अलग होती है। देखो पैटर्न सेम है कि सबके पहले दूध के दांत आएंगे फिर परमानेंट आएंगे, लेकिन सबका टाइमिंग अलग हो सकता है कि किसी के दांत पहले टूट गए, किसी के बाद में टूट रहे। तो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक बच्चे का, हर एक बालक का जो स्पीड होती है, जो एक पेस होता है, वो डिफरेंट होता है। अगला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, की जो आनुवांशिकता होता है और जो वातावरण होता है, ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। उन दोनों का गुणा जब हम करते हैं तो ये हमारे पास आता है कि देखो हमारे पास फिक्स तो है नहीं कि इतनी हेरिडिटी चाहिए, इतना एनवायरनमेंट चाहिए, नहीं, दोनों का जो मिश्रण होता है, ठीक है। जब हम दोनों के टच में रहेंगे, यानी हमारे जीन्स भी अच्छे होंगे और हमें एनवायरनमेंट भी अगर अच्छा मिलेगा तो हमारा डेवलपमेंट ऑब्वियसली अच्छा होगा, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट होता है वो क्या है, जॉइंट प्रोडक्ट है, किस चीज का, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। अगला पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। अब जो डेवलपमेंट होती है वो मनुष्य का, वो एक बालक का संपूर्ण विकास करती है, चौमुखी विकास करती है, यानी हर एक एस्पेक्ट से बच्चे को डेवलप कर देती है, ठीक है। जैसे कि उसका फिजिकल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल हो गया, ठीक है। हर एक तरीके से बच्चे का विकास हो जाता है। अगला है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। अब देखो मैच्योरेशन मैंने बताया था, जब हम अडोलसेंस में आते हैं उस टाइम तक आते आते हम मैच्योर हो जाते हैं और हमारी ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट निरंतर चलता रहता है। इन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम मैच्योर होंगे वैसे वैसे जो हमारा अधिगम है, जो हमारी लर्निंग है, वो बढ़ती जाएगी। हम छोटे थे, हमें सब कुछ नहीं पता था, हम धीरे धीरे मैच्योर हुए, उसके साथ साथ हमारी लर्निंग भी बढ़ी, हमारा जो हमारे दिमाग के अंदर जो भी चीजें हैं, जो नॉलेज है, वो भी बढ़ी, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, की जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो दो डायरेक्शन में होती है, ठीक है। वो दो दिशाओं में होती है। एक होती है हेड टू टो, यानी पहले बच्चे के सिर का विकास होता है, फिर बच्चे के और अंगों का विकास होता चला जाता है। सिफेलो कॉर्डल बोलते हैं इसको। सिफेल यानी खोपड़ी और कॉर्डल यानी टो, ठीक है। तो सिफेलो कॉर्डल यानी सिफेल यानी खोपड़ी से लेकर के हमारे नीचे वाले शरीर तक, टो तक। दूसरा आ जाता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है कि हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी सबकी रीढ़ की हड्डी होती है, मिडल ऑफ द बॉडी होती है, वहां से लेकर के पेरीफेरी तक, यानी जो हमारे हाथ हैं, पहले हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका विकास होता है, उसके बाद हमारे हाथ पैरों का विकास होता है और उनका जो पोर्शन है, जो उनका रेशियो है, वो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो ये दो डायरेक्शन होते हैं, सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, की अब जो ग्रोथ का रेट है और जो डेवलपमेंट का रेट है वो दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो ग्रोथ है उसका जो रेट है वो मैच्योरेशन तक आते आते स्लो हो जाता है और मैच्योरेशन पे आकर के रुक जाती है हमारी ग्रोथ। डेवलपमेंट वहीं निरंतर चलती रहती है। अगला पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारा विकास है वो प्रिडिक्टेबल है, हम उसको पहले से भाप सकते हैं कि हाँ इस बच्चे का इतना डेवलपमेंट होगा। जैसे बचपन में हम बोलते हैं ना कि भाई इस बच्चे का दिमाग तेज है, ये काफ़ी इंटेलिजेंट बनेगा, तो वो किस चीज़ से है, वो उसकी डेवलपमेंट के तौर पर हम उसकी कैपेसिटीज़, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बता सकते हैं, उसके डेवलप करने के, उसके विकास करने के तरीके से। अगला पॉइंट आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से, ठीक है, वो स्पेसिफिक तक बढ़ता है एक बच्चा, यानी वो पहले सिंपल चीजें सीखेगा। पहले बच्चा देखो किसी भी आसमान में किसी भी पक्षी को उड़ते हुए देखता है तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि कौवा जा रहा है, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि वो कौवा है या वो चिड़िया है या वो कोयल है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। अगला आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन में ये है कि पहले जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जैसे पहले हमारी उंगलियों का, पहले हमारे पूरे हाथ का विकास होता है, फिर हमारे उंगलियों का, फिर हम दोनों चीजों को एक साथ इस्तेमाल करने में, हाथ भी मूव कर रही, उंगलियां भी मूव कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, की पहले हमारा एक ऑर्गन काम कर रहा है फिर हमारे होल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया प्रिंसिपल टू थिंक फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये सभी को पता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पहले जो सामने चीज होती है सिर्फ उनके बारे में बात कर पाते हैं, ठीक है। उनकी इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे डेवलप होती है। तो डेवलपमेंट के साथ बच्चे कॉन्क्रीट चीजों से, यानी सामने वाली चीजों से, फिर एब्स्ट्रैक्ट की बात भी करने लग जाते हैं, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, कि हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट पढ़ा कि अब ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उसको हम शिक्षा में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम अपनी क्लासरूम के अंदर उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला आ जाता है कि अगर हमें प्रिंसिपल्स पता होंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के, तो हम बच्चे के जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हम उनको समझ पाएंगे। हम हर एक बच्चे को जज नहीं करेंगे कि ये बच्चा तो फास्ट ग्रो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो हम उसको डांटने लग जाएंगे, नहीं। अब हमें पता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर बच्चा अपने हिसाब से सीखता है,
अगली चीज आ जाती है कि हम देख सकते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं सीखने के लिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा क्लासरूम में आया है तो उससे हम उसकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं अगर हमें प्रिंसिपल्स पता हैं। अगला पॉइंट आ जाता है कि अब हम बच्चे को एक फ्री एनवायरनमेंट देंगे, ठीक है, जहाँ पे बच्चा खुद से सीख सकेगा। अगला पॉइंट आ जाता है कि हम बच्चों के लिए ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स के बेसिस पर, जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होंगे, ठीक है। अगला आ सकता है कि जो टीचर है वो बच्चों का बिहेवियर को क्या कर सकती है, प्रिडिक्ट कर सकती है। वो पहले से ही उसको बता सकती है कि ये बच्चा जो है ऐसा इतना उसका डेवलपमेंट होगा, इस तरीके से वो सीखेगा, ठीक है। और उनके रूप से, उनके अनुरूप टीचर जो अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज है उनको भी चेंज कर सकती है, ठीक है। तो ये थे कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ये टॉपिक हमारा खत्म होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक आ जाता है हमारा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जो विकास होता है उसकी कौन कौन सी अलग अलग स्टेजेस हैं। हम स्टेजेस की बात करें तो बहुत सारी स्टेजेस बहुत अलग अलग फिलोसोफर्स, थिंकर्स ने दी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करें कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या होती हैं। तो डेवलपमेंट की स्टेजेस यानी विकास के जो अलग अलग स्तर होते हैं वो होते हैं कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो पास करता है, ठीक है, अलग अलग स्टेजेस से। हमारा जो जीवन है वो कई भागों में बटा हुआ है, ठीक है, कि पहले बचपन, फिर उसके बाद जवानी, फिर आ जाता है हमारा बुढ़ापा। तो इसी प्रकार से जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसकी भी अलग अलग स्टेजेस दी गई हैं। तो उन पर चलते हैं। तो एक रॉस रहे हैं, रॉस नाम से एक फिलोसोफर रहे हैं, उन्होंने दी है कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत सारी स्टेजेस से पास होता है, 4 स्टेजेस से। उन्होंने कहा कि सबसे पहले होती है इन्फेंसी, इन्फेंसी के बाद होती है अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड और फिर अडोलसेंस। उन्होंने इन 4 स्टेजेस में जो है बच्चे की डेवलपमेंट को कंप्लीट बताया है, ठीक है। उसके बाद जो हरलोक आ जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईबी हरलोक, उनके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट होती है उसकी स्टेजेस है। सबसे पहली स्टेजेस है प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड यानी कि जो बेबी होता है, जो कंसेप्शन के बाद वाली बर्थ तक लेकर जो स्टेजेस होती है, जिसमें बच्चा वूम्ब में होता है, अपनी मदर की वूम्ब में होता है, उस स्टेज को प्री नेटल स्टेज कहा जाता है, जो कि 280 डेज की होती है, 40 वीक्स की होती है, दैट इज इक्वल टू 280 डेज। अगली स्टेज बताई है हरलोक ने इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होती है बर्थ टू 2 वीक्स, ठीक है, ये होती है इन्फेंसी पीरियड अकॉर्डिंग टू हरलोक। उसके बाद इन्होंने जो थर्ड स्टेज बताई है वो बताया बेबीहुड। बेबीहुड है अप टू 2 ईयर्स, यानी 2 वीक्स से लेकर के जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता, उस स्टेज को कहा है बेबीहुड। अगली स्टेज इन्होंने बताई है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड बताई है 2 साल से लेकर के 11 साल तक। चाइल्डहुड के 2 पार्टीशन किए हैं, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अडोलसेंस, यानी इसकी एज इन्होंने बताई है 11 टू 21 ईयर्स, ठीक है। तो ये थी हरलोक के अकॉर्डिंग कुछ स्टेजेस। अब हम बात करते हैं जो यूनिवर्सल स्टेजेस हैं, जो जिसको हर एक कोई फिलोसोफर हो, जिसका अलग अलग पर्सपेक्टिव हो, सब इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली जो स्टेज होती है बच्चे की वो होती है इन्फेंसी पीरियड, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड होता है, इन्फेंसी पीरियड को माना जाता है बर्थ टू 5 ईयर्स, ठीक है। ये पीरियड क्या कहलाता है, ये कहलाता है इन्फेंसी पीरियड। इस पीरियड के अंदर देखो बर्थ टू 5 ईयर्स बच्चा छोटा है, हम सभी को पता है कि वो डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस को रिपीट करता रहता है, ठीक है, कि एक बार उधर गया फिर उधर गया, वो वही चीज़ें जो भी उसके एक्शंस होते हैं उनको रिपीट करता रहता है। अगली बार जो इस पीरियड में जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है, जो उसकी डेवलपमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट आप देखते हो कि बच्चा इतना छोटा सा होता है जब वो पैदा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन उसके बाद जैसे ही आप उसको 1 या 1.5 साल या 2 साल के बाद देखते हो तो आपको एकदम से ग्रोन अप चाइल्ड दिखता है ना। तो इस पीरियड में जो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, और जो फिजिकल एक्टिविटीज़ का पेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि इस पीरियड में हम क्या क्या होता है, इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फास्ट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स, की जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है अलग अलग एस्पेक्ट में वो काफ़ी फास्ट होती है। सेकंड है फिजिकल डेवलपमेंट। अब जो फिजिकल डेवलपमेंट है, जैसे कि बच्चे अपनी हेड को मूव करना, नेक को मूव करना, अपने हाथों का इस्तेमाल करना, ये काफ़ी ज़्यादा फास्टली सीखता है। अगला पॉइंट आ जाता है कि मेंटल एक्टिविटीज़ की डेवलपमेंट होती है इस स्टेज में, ठीक है। बच्चा टच करना सीख जाता है कि टच करके उसको पता है कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है। बच्चा स्मेल करना सीख जाता है कि ये स्मेल, मतलब उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना मेंटली, यानी कि देखो स्मेल तो हम अपने ऑर्गन से कर रहे हैं, लेकिन उसको जज कर पाना वो क्या है, हमारी मेंटल एबिलिटी है, वो बच्चे की मेंटल एबिलिटी है। अगला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ मोटर एक्टिविटी। इन्फेंसी में जो मोटर एक्टिविटी होती है, यानी बच्चे मूवमेंट करना सीख जाते हैं अपने हैंड्स लेग्स की, ठीक है, अपनी आईज को कंट्रोल करना कि अगर मुझे वहां देखना है तो बच्चा वहीं देखेगा, ठीक है। उसके बाद डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले भी कहा कि बच्चा इतना छोटा होता है कि वो हर एक छोटी से बड़ी
चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है इमोशनली अनस्टेबल होता है बच्चा। छोटी छोटी बातों पर जो है बच्चा रोने लग जाता है। आप उसको स्कूल में भेजते हो, ठीक है, हर एक बच्चा रोता है स्कूल में जाते टाइम, तो वो क्या है, वो उसका इमोशनली अनस्टेबल है बच्चा। अगला आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी। जब छोटा बच्चा होता है हम उसको टेबल सिखाते हैं, फ्रूट्स नेम सिखाते हैं, अपना मोबाइल नंबर याद कराते हैं, तो वो क्या है, वो रोट मेमोरी बच्चे की डेवलप होती है इन्फेंसी पीरियड के अंदर। अगला आ जाता है फास्ट लर्निंग प्रोसेस। अब बच्चे को हम इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस होता है बच्चे का वो भी काफी ज्यादा फास्ट होता है फिजिकल डेवलपमेंट के साथ। अब अगला पॉइंट आप सभी बोलेंगे कि हाँ, कोपिंग टेंडेंसी, यानी जो बच्चा होता है वो सबकी नकल उतारता है। ठीक है, वो बच्चा मतलब देखो हम सभी को पता है कि बच्चा भगवान से सीख के नहीं आता, वो हम सभी को देख के हम सभी को इमिटेट करता है, उसके बाद ही वो कोई चीज सीखता है ना। तो इस एज में क्या होता है कि बच्चे की जो कोपिंग टेंडेंसी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। बच्चे को इमिटेट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है। बच्चे टीचर भी खेलते हैं, डॉक्टर भी खेलते हैं, घर भी खेलते हैं, तो वो क्या है, वो उनकी कोपिंग टेंडेंसी है। अगला जाता है डेवलपमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। इस एज में बच्चा इतने क्वेश्चन पूछता है, मम्मी ये पानी कहाँ से आता है, मम्मी इतने तारे क्यों हैं, मम्मी रात क्यों होती है। तो ये सभी जो चीजें हैं ये क्या है, बच्चे की क्यूरियोसिटी है। ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा क्या होता है, उत्सुक होता है नई नई चीजों को जानने के लिए। अगला आ जाता है इस एज में जो मोरालिटी होती है वो काफी ज्यादा कम होती है, कम क्या वो होती नहीं है, लैक ऑफ मोरालिटी होती है इन्फेंसी पीरियड में। उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद आ जाती है हमारी अगली स्टेज जो कि है चाइल्डहुड। तो जो चाइल्डहुड है यानी कि जो बाल्यावस्था है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी पूछा जाता है क्योंकि बीएड के अंदर हम बच्चे की स्टडी करते हैं, तो चाइल्डहुड इज काफी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो देखो इन्फेंसी के बाद हमने इन्फेंसी पढ़ा 5 साल तक, उसके बाद कौन सा पीरियड आ जाता है, उसके बाद आ जाता है चाइल्डहुड। और जो चाइल्डहुड का टाइम पीरियड है वो होता है 5 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, ये पीरियड कौन सा कहलाता है, ये कहलाता है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज कहलाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या करता है, बच्चे का सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है, सामाजिकरण बच्चे का शुरू हो जाता है। बच्चा अपने दोस्तों के, छोटे छोटे बच्चे उसके दोस्त बनने लगते हैं, ग्रुप्स में रहने लगता है, बच्चा खेलने लगता है एक दूसरे के साथ मिलकर के। ठीक है, और साथ के साथ इस एज के अंदर जो बच्चे की मैच्योरिटी होती है सूडो मैच्योरिटी कहा जाता है। सूडो मैच्योरिटी यानी कि जो बच्चा है वो ये दिखाता है कि हाँ मुझे ये चीज भी आती है, मुझे ये चीज भी आती है, यानी वो झूठी मैच्योरिटी का दावा करता है। बच्चा मैच्योर नहीं होता इतनी जल्दी इतनी छोटी एज में, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे सब कुछ आ गया, तो वो क्या कहलाती है, उसकी सूडो मैच्योरिटी कहलाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी है कि जो बच्चे की फिजिकल ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। इन्फेंसी में बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे बच्चे की जो ग्रोथ है 12 साल तक वो ग्रोथ थोड़ी स्लो पड़ जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़, वो बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करने लग जाता है बच्चा। ठीक है, नई नई चीज़ें, नए नए गेम सीखने शुरू कर देता है। पावर ऑफ क्वेश्चनिंग आंसरिंग जो है वो इंक्रीज होती है। जैसे बच्चा फिर स्कूल में जाने लगता है तो उसकी जो ये हैबिट है वो नई नई एक्सपीरियंसेस करता है। ठीक है, वो कभी सेटिस्फाई होता है उन चीज़ों से, कभी नहीं। तो उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो क्वेश्चनिंग और आंसरिंग जो उसकी एबिलिटी है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर, अब बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इन्फेंसी से थोड़ी और ज़्यादा डेवलप हो जाती है। अगला पॉइंट आ जाता है मेंटल स्टेबिलिटी। अब इस एज में क्या होता है, बच्चा जैसे मैंने बताया मेंटल स्टेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चे को लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, जो उसकी स्यूडो मैच्योरिटी वाली स्टेज होती है। अगला आ जाता है कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस। इस एज तक आते आते बच्चे को प्रॉपर देखना भी आ जाता है। ठीक है, उसको देखकर समझना आ जाता है, उसकी ऑडियो जो सेंसेस होते हैं वो भी पूरी तरीके से, कान और आंखें उसकी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है, अगला आ जाता है इंक्रीज इन वोकैबुलरी। अब बच्चे को जब बोलना आ गया, उसकी ऑडियो सेंसेस डेवलप हो गई, तो बच्चे की वोकैबुलरी भी धीरे धीरे इंक्रीज होगी। ठीक है, उसका जो शब्द जो कोश है वो भी उसका डेवलप होता चला जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अब इस टाइम पर आने के बाद बच्चे अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है कई कई चीज़ों के अंदर। ठीक है, कि मुझे तो ये गेम खेलना है, या मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, या मुझे स्टोरीज पढ़ना पसंद है। ठीक है, आपने देखा होगा कि इस एज में बच्चे जो हैं काफ़ी सारी कॉमिक्स पढ़ते हैं, चाचा चौधरी, अकबर बीरबल की कहानी मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता चला जाता है। अगला है चेंज इन सोशल बिहेवियर। अब इस एज में आके बच्चा एक ग्रुप का मेंबर बन जाता है। ठीक है, वो सोशली एक्टिव हो जाता है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि लव फॉर एक्सप्लोरिंग एंड वॉन्डरिंग। इस एज में जो बच्चा होता है उसको बस ये होता है कि मुझे घुमा लाओ कहीं पे भी, मुझे घर नहीं रहना, मुझे पार्क में ले चलो, या मुझे स्कूल वाले पिकनिक पे लेके जा रहे हैं, मुझे वहां जाना है। तो ये जो चीज़ है इस एज में बच्चा क्या करता है, इसको घूमना, नई नई प्लेसेस को एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद हो जाता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी में आ जाता है कि 11-12 साल तक आते आते बच्चे की जो मोरालिटी है वो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाती है उसकी। और इस एज में जो बच्चा है वो बड़ा होते होते धीरे धीरे राइट और रॉन्ग के बीच में जो है क्रिटिसाइज करना, उसको चूज करना सीख जाता है। ठीक है,
अब देखो इस एज में और क्या होता है, इस एज में जो बच्चे हैं उनको सीक्रेट्स रखने वो शुरू कर देते हैं, ठीक है। साथ के साथ वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को पसंद करना शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ चीज़ों को शेयर करना सीख जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारी काफ़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है अडोलसेंस पीरियड, ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किशोरावस्था जो होती है ये चाइल्डहुड के बाद आती है। देखो सबसे पहले इन्फेंसी, चाइल्डहुड, और अब हम बात करें अडोलसेंस की। तो अडोलसेंस है, अडोलसेंस की जो एज ग्रुप होता है वो होता है 13 से 19 वर्ष, ठीक है। ये पीरियड क्या कहलाता है, अडोलसेंस कहलाता है। और इसमें जो बच्चे होते हैं उनको अडोलसेंट कहा जाता है या उनको टीनेजर भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो वर्ड है अडोलसेंस, ये वर्ड अडोलसेयर एक वर्ड है उससे आया है, जिसका मतलब होता है मूविंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी, की मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना, ठीक है। अब इस एज में बच्चा क्या होता है, बच्चा मेल एडजस्टेड होता है, ठीक है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है, उसको अपनी रोल कंफ्यूजन होता है। वो हम आगे बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, धीरे धीरे बच्चा ग्रो करता है, तो इस एज में जो एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बच्चे के अंदर, ठीक है। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है कि बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दोबारा से फास्ट हो जाता है। हमने पढ़ा इन्फेंसी में फास्ट था, चाइल्डहुड में स्लो हो गया, फिर अब अडोलसेंस में फिर से जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। और इस ग्रोथ को स्पर्ट ग्रोथ कहा जाता है। जो अडोलसेंस के अंदर बच्चे की एकदम से हाइट निकलती है, बच्चा जो बढ़ता है उसको कहा जाता है स्पर्ट ग्रोथ बच्चे की, ठीक है। अगला पॉइंट आ जाता है कि चेंज इन पिच ऑफ वॉइस। जो वॉइस है आपने देखा होगा, जैसे जैसे लड़के बड़े होते हैं तो उनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाती है, वहीं जो लड़कियों की आवाज़ है वो काफ़ी ज़्यादा शार्प हो जाती है पिच। अगला पॉइंट आ जाता है बॉडी ऑर्गन्स डेवलप, या जैसे कि बच्चों का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, उसका भी साइज जो है इंक्रीज होता है। साथ ही साथ जो गर्ल्स हैं उनके अंदर, गर्ल्स के अंदर क्या होता है, गर्ल्स के अंदर जो है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है, ठीक है। साथ के साथ आप देखो अगला पॉइंट आ जाता है ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनाइटल ऑर्गन्स। जो हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है इस एज में। अगला पॉइंट आता है कि जो बॉयज़ हैं उनकी बियर्ड आ जाती है और गर्ल्स को ब्रेस्ट डेवलप होती है, मैंने बताया। साथ के साथ जो गर्ल्स हैं उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड होता है वो शुरू हो जाता है। साथ के साथ इस एज में जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इनस्टेबल होता है, उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वो काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल होता है। साथ के साथ जो बच्चा है वो शाई होता चला जाता है इस एज में, या तो बच्चा ईगोइस्ट हो जाएगा, ठीक है, हर बात को अपने ऊपर ले जाएगा, या फिर बिल्कुल शाई जो है बच्चा होता हुआ चला जाता है। इस एज में आकर बच्चे की रिलीजियस और जो मोरल फीलिंग्स है, ठीक है, बच्चा धार्मिक होता चला जाता है, या बच्चा अच्छे से बिहेव करना सीख जाता है अडोलसेंस पीरियड के अंदर, ठीक है। इस एज में बच्चे हीरो वर्शिप करते हैं, वो किसी को भी अपना हीरो चूज कर लेते हैं, ठीक है, कि ये मेरा आइडल है, और फिर उसको वो है क्या कर इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। इस एज में जो बच्चा है उसको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, उसको ये चाहिए कि कोई मेरी मुझ पर रोक टोक ना करे, मैं अपने मन से जो चाहूँ मैं वो कर सकूँ, ठीक है। तो ये होता है इस एज पीरियड के अंदर। अगला जो हमारा टॉपिक है जो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है वो है पेरेंटिंग स्टाइल, ठीक है। यानी पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, वो किन किन प्रकार के होते हैं, या वो कौन से अच्छे कौन से बुरे, वो हम सब सीखने वाले हैं। तो पेरेंटिंग क्या होता है, सबसे पहले बेसिकली होता है ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को अपने बच्चे का विकास करवाते हैं या अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो पेरेंटिंग कहलाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो पेरेंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टिल अडल्टहुड, की बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक जो माँ बाप अपने बच्चे की केयर करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उसको चीज़ें सिखाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो पेरेंटिंग कहलाता है, ठीक है। अब पेरेंट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी कि जिन्होंने बच्चे मतलब उन्हीं के बच्चे हैं, उन्होंने उनको बर्थ दिया है, और होते हैं अडॉप्टेड जो बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं। तो वो अलग अलग टाइप ऑफ पेरेंट्स भी होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, ठीक है। अब जो पेरेंटिंग है उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो पेरेंट्स हैं उनका मेन काम क्या है, सबसे पहला है कि जो बच्चे की फिजिकल नीड्स हैं उनको पूरा करना, कि बच्चे को जो जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड करना, बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करना, ये भी किसकी ड्यूटी है, पेरेंट्स की ड्यूटी है। अगला है कि बच्चे को कल्चरल वैल्यूज, स्किल्स, सोसाइटी के नियम, कायदे, कानून, ये सब सिखाना किसकी ड्यूटी है, पेरेंट्स की है, ठीक है। अब आ जाता है कि पेरेंटिंग के जो एस्पेक्ट क्या होते हैं, यानी पेरेंटिंग किस किस रूप में बच्चे की मदद करती है। जैसे सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करती है, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेरेंटिंग, ठीक है, फिजिकल लुक आफ्टर करते हैं बच्चे का, सोशल स्किल सिखाते हैं, एटिकेट सिखाते हैं बच्चे को, साथ के साथ उसका मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कौन करवाते हैं, पेरेंट्स करवाते हैं। उसको फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करते हैं, यानी जब भी उसको पैसे की जरूरत, हमें पॉकेट मनी मिलती है, कुछ भी चीज़ चाहिए, मम्मी ये दिला दो, पापा ये दिला दो, तो ये क्या होता है, ये पेरेंटिंग एस्पेक्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है।
अगला आ जाता है कि उनके एजुकेशन और जो इंश्योरेंस है उन सभी का जो भी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा होता है वो पेरेंटिंग एस्पेक्ट के अंदर आता है। उनको मेडिकल केयर प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना, ये क्या है, ये एस्पेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर कि कौन कौन से स्टाइल्स है, कौन कौन से तरीके हैं जिनके बेस जिस तरीके से जो पेरेंट्स है अपने बच्चों की जो है देखभाल करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं। ठीक है, अब पेरेंटिंग स्टाइल की अगर हम बात करें तो पेरेंटिंग स्टाइल जो होता है वो एक मैनर होता है, वो एक तरीका होता है जिसके अंदर जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चे को रेज करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं। ठीक है, पेरेंटिंग स्टाइल हो जाती है कि हर एक पेरेंट के अलग अलग लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन होते हैं। ठीक है, कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा स्टडीज़ में अच्छा स्कोर करे, या कोई पेरेंट चाहता है कि बस मेरा बच्चा हंसी खुशी कुशल रहे, मंगल रहे। ठीक है, तो हर एक पेरेंट की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनकी जो डिमांड होती है परफॉर्मेंस की, ठीक है, और जो उनकी अटेंटिवनेस होती है अपने बच्चे के प्रति, वो सभी मिलकर क्या कहलाता है, वो सभी मिलकर क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेरेंटिंग स्टाइल। कि तरीके से आप बच्चे की परवरिश कर रहे हो। ठीक है, अगर हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल की, तो जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसके अंदर दो बेसिक जो टर्म्स होती है, जो दो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं पेरेंटिंग स्टाइल में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जो पहला होता है वो होता है पेरेंट का रिस्पॉन्सिवनेस, कि पेरेंट बच्चे के प्रति कितना रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, दूसरा आ जाता है डिमांडिंगनेस, कि अब पेरेंट रिस्पॉन्सिव तो है, वो डिमांड क्या कर रहा है बच्चे से। तो इन दो चीज़ों के बेसिस पर जो है पेरेंटिंग स्टाइल्स को डिवाइड किया गया कि पेरेंट्स रिस्पॉन्सिव कितना है और वो बच्चे से डिमांड क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली अगर हम बात करें पेरेंटिंग स्टाइल की, तो पहले जो पेरेंट होते हैं वो होते हैं इंडल्जेंट पेरेंट्स। इंडल्जेंट पेरेंट्स को परमिसिव पेरेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो परमिसिव पेरेंट्स क्या होते हैं, वो करते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग भी होते हैं। यानी वो अपने बच्चे का ध्यान भी रखते हैं और वो उनसे ये भी चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छा परफॉर्म करे। ठीक है, वो नॉन ट्रेडिशनल होते हैं और काफ़ी ज़्यादा लीनियंट होते हैं, मतलब ओकेश होते हैं। उनको ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्फ रेगुलेशन को और कन्फ्रंटेशन को, मतलब इनके बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। ठीक है, और ये सेल्फ रेगुलेशन यानी बच्चा अपना काम अपने आप करेगा, इस चीज़ में यकीन रखते हैं ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं। ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें परमिसिव पेरेंट्स की, ठीक है, परमिसिव वर्ड से ही पता लग रहा है कि वो हर मतलब परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन साथ के साथ वो आपसे डिमांड भी करते हैं कि आप अच्छे से रहो। अगला आ जाता है हमारा अथॉरिटेरियन पेरेंट्स। अब जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हाईली डिमांडिंग होती है, बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा प्रेशर बना करके रखते हैं कि आपको पेपर में अच्छा स्कोर करना है, या अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो मैं आपको पनिशमेंट दे दूंगा। ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते, ये बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये चाहते हैं कि ये ओबीडियंट और स्टेटस ओरिएंटेड होते हैं, यानी ये सोचते हैं कि हमारी समाज के अंदर इज्जत बनी रहनी चाहिए। ठीक है, ये चाहते हैं कि इनका जो बच्चा है वो इनकी बस आज्ञा का पालन करे विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, की मतलब बच्चा सवाल भी नहीं पूछ सकता, उन्होंने जो कह दिया पेरेंट्स ने वो बच्चे को करना पड़ेगा। ये किस में आते हैं, अथॉरिटेरियन में आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो वेल ऑर्डर्ड होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ उनको बिल्कुल अच्छे से चाहिए, ऑर्डर के अंदर स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट चाहिए और स्पेशल इनके रूल्स होते हैं। ये कौन होते हैं, ये अथॉरिटेरियन पेरेंट्स होते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं जो कि डिमांडिंग भी होते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बच्चे की हिसाब से चीज़ों को करना पसंद करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इनके ऊपर दबाव नहीं बनाते, ये बच्चे के अनुसार खुद को ढालते हैं। या मतलब अगर मान लो इनको पता है कि इनका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है तो ये उसको प्रेशराइज नहीं करेंगे, ये बस हाँ उसको ये बोल सकते हैं बेटा आप और कोशिश करो। यानी कि ये जो पेरेंट्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, ये सपोर्टिव होते हैं, प्यूनिटिव नहीं है, यानी पनिशमेंट में यकीन नहीं रखते, ये सपोर्ट में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये जो पेरेंट्स है ये चाहते हैं कि इनका बच्चा असर्टिव हो, ठीक है, इंटेलिजेंट हो, अच्छा हो, साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि इनका बच्चा सोशली रिस्पॉन्सिबल हो। ठीक है, सबका ध्यान रखे, सेल्फ रेगुलेटेड रहे और साथ के साथ कोऑपरेटिव भी हो। ये कौन से पेरेंट्स है, ये होते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। अगले आ जाते हैं अनइन्वॉल्व्ड या नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स। अब जो नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स होते हैं वो नेग्लेक्ट से पता ही लग रहा है कि वो अपने बच्चे का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते, नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों के लिए, वो ऑफिस में या कहीं पर बाहर बिजी रहते हैं। वो उनकी बस जो नीड्स होती है, जो फिजिकल नीड्स होती है, जो फाइनेंशियल नीड्स होती है, उनको पूरा कर देते हैं वो पेरेंट्स। आगे उनको अपने बच्चे की डेवलपमेंट की, उनके मोरल्स की, किसी चीज़ की भी उनको फिक्र नहीं होती। ये वर्स्ट कैटेगरी में रखे गए हैं। यानी कि जो पेरेंट्स हैं इन स्टाइल्स में सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट है वो होते हैं नेग्लेक्टफुल या अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनका जो पेरेंटिंग प्रोसेस होता है वो जीरो होता है। ठीक है, ये अपने बच्चे का
किसी भी प्रकार से कोई भी डेवलपमेंट नहीं करते हैं। इनका जो कम्युनिकेशन होता है बच्चे के साथ वो भी इफेक्टिव नहीं होता। ये अपने बच्चे को छोड़ देते हैं ग्रो करने के लिए कि वो खुद अपने पेस पर ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। वो सिर्फ केयर करते हैं कि बच्चे की जो बेसिक नीड्स है, मतलब बच्चों तक पैसे पहुंच रहे हैं, उनको जो चीज़ चाहिए वो पहुंच रही है। उनको ये नहीं देखना कि बच्चे को वो चीज़ पसंद आ रही है या नहीं आ रही। ये कम्युनिकेट बच्चे के साथ करते ही नहीं है। वो अपने बिजी स्केड्यूल्स की वजह से जो है किड्स के साथ अपने बच्चों से दूर रहते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स, 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स हैं। सबसे पहला है इंडल्जेंट या परमिसिव, दूसरा आ जाता है हमारा अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेटिव, और हमारा नेग्लेक्टफुल। तो ये है हमारे 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट ऑफ मीडिया, यानी जो मीडिया है उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है अडोलसेंस के ऊपर और चिल्ड्रन के ऊपर। तो पहले हम बात करते हैं कि मीडिया क्या होता है। तो मीडिया को हम सभी जानते हैं कि मीडिया एक कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारे तक क्या पहुंचाता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है हर प्रकार की, ठीक है। वो हंसी की भी हो सकती है, मतलब वो फनी भी हो सकती है, एंटरटेनमेंट की भी होती है, इन्फॉर्मेटिव भी होती है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए, मतलब ये सभी जो चीज़ें होती हैं क्या कहलाती हैं, मीडिया कहलाती हैं, ठीक है। आज के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेशन हमारे सामने लेकर के आते हैं। और जो इंटरनेट है, इंटरनेट को आज की मीडिया कहा जाता है, कि आज की मीडिया कौन है, इंटरनेट है। इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, वो क्या कहलाती है, हमारी मीडिया कहलाती है, ठीक है। अब मीडिया का इम्पैक्ट किस किस चीज़ों से पड़ता है, यानी क्या क्या चीज़ें हैं मीडिया की जो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है टेलीविजन, ठीक है। सब बच्चे टीवी देखते हैं, छोटे हों बड़े हों, सब टीवी देखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि टीवी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं वो प्रोग्राम कई बार बच्चे की डेवलपमेंट के लिए अच्छे नहीं है, वो कई बार बुरे होते हैं, वो नेगेटिव रोल्स, बच्चे को विलन के रोल्स दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ता है, और कई बार बच्चा उन चीज़ों को, उन स्किल्स को, उन एबिलिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करने लग जाता है, तो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव फॉल होता चला जाता है। कई बार वायलेंस की चीज़ें टीवी पर दिखाई जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होती हैं, वो बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअलिटी जो है टीवी पर आज के टाइम पर दिखाई जा रही है। बच्चे को ऑफेंसिव लैंग्वेज बच्चा टीवी से ही सीखता है, गाली देना या कुछ भी जो बच्चा टीवी में देखता है वही बच्चा सीख लेता है, ठीक है। अब उसके बाद जो क्या होता है, और एक चीज़ ये भी है, ये तो बच्चे ने क्या सीखा। दूसरा, जब बच्चा काफ़ी टाइम के लिए, जब प्रोलॉन्ग्ड टाइम के लिए क्या करता है, टीवी को देखता है, तो बच्चे की जो आइज़ हैं, ठीक है, आइज़ भी वीक हो जाती है। हम सभी को पता है, बचपन में मम्मी हमें भी कहती थी ज़्यादा टीवी मत देखो, ज़्यादा फ़ोन मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी। साथ के साथ अब बच्चा जब ज़्यादा टीवी देखेगा तो बच्चे को क्या लगेगा, और देखो बच्चा अंदर है, घर के अंदर है, बच्चा टीवी देख रहा है, बाहर नहीं जा रहा, तो बच्चे के लिए तो असली दुनिया वो टीवी ही है, कि जो भी टीवी में दिखाया जा रहा है वही मेरी असली दुनिया है, वही सच है। उसको अपनी रियलिटी का कुछ नहीं पता, ठीक है। तो टीवी के ये साइड इफेक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लर्निंग। अब टीवी से हम लर्न क्या करते हैं, टीवी देखो बुरा है तो टीवी अच्छा भी है। टीवी एक टीचर के तौर पर भी काम कर सकता है। जैसे हम बचपन में डोरा द एक्सप्लोरर सीखते थे, देखते थे, ठीक है, उससे हमें कितनी चीज़ें सीखने को मिलती थी कि कौन सी राइट डायरेक्शन है, कौन सी लेफ्ट डायरेक्शन है, कौन सी कितनी काउंटिंग है। तो कई बार जो टीवी है उस पर जो कोई प्रोग्राम्स आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी हो सकते हैं। टीवी बच्चों को क्या क्या सिखा सकता है, ऐसे ऐसे लेसन भी सिखाता है, जैसे हारमनी हो गया, काइंडनेस हो गया, ठीक है, सिंपल अरिथमेटिक, जैसे मैंने बताया डोरा द एक्सप्लोरर में हम सिंपल काउंटिंग ये सब सीख जाते थे, ठीक है। अब अगली चीज़ आ जाती है वॉयलेंस। अब हम मीडिया का, किसी भी मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से हम वॉयलेंस भी सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम, वॉयलेंस सीख जाते हैं बच्चे, ठीक है। वॉयलेंट बिहेवियर देखते हैं, जैसे टीवी में बहुत सारा एग्रेसिव सीन आते हैं कई बार, ठीक है, हम पर्टिकुलरली बॉयज़ के अंदर ये दिखाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो बच्चा है उसके अंदर सुसाइडल रिस्क भी आ सकता है, ठीक है। अगर वो बच्चा ये सब चीज़ें टीवी पर देखेगा तो बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी एग्रेसिव हो सकता है, साथ के साथ वो ग्रेजुअली बढ़ के क्या हो सकता है, सुसाइडल रिस्क तक बच्चे को ले जा सकता है। अगला आ जाता है न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चा जब मीडिया में लगा रहेगा, ठीक है, वो टीवी फोन में घुसा रहेगा, तो उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है, बच्चा बाहर खेलने ही नहीं जाएगा, गेम्स नहीं खेलेगा, ठीक है, उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, टीवी में घुसा रहेगा, तो क्या होगा, बच्चा लेस फिजिकली फिट हो जाएगा, और साथ के साथ उसके अंदर हाई फैट खाता रहेगा, टीवी देखता रहेगा, तो बच्चा ऑब्वियसली मोटा होगा, फैट उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब देखो जो टीवी है वो ईटिंग डिसऑर्डर्स में भी बच्चे को पूरा योगदान देता है, ठीक है। टेलीविजन जब बच्चा टीवी देखता है तो बच्चा क्या चाहता है कि उसको खाना भी टीवी के सामने, वो देखता टीवी में, खाता रहता है, तो क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर्स इस तरीके से बढ़ते हैं। साथ के साथ जो टीवी है या मीडिया है उससे जो सेक्सुअलिटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब बच्चा जो है क्या करता है, अडल्ट सेक्सुअल बिहेवियर से एक्सपोज होता है बच्चा उस एज में, छोटी एज में वो ऐसे ऐसे सीन देखता है, तो ऑब्वियसली वो उसको इम्पैक्ट करते हैं। अगला आ जाता है अल्कोहल और स्मोकिंग। टीवी में, फिल्म्स में, हर चीज़ में क्या है, अल्कोहल और स्मोकिंग दिखाया जाता है, जिसका भी बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है।
अगला आ जाता है एडवर्टाइजिंग। जब बच्चा टीवी की एड्स देखता है, ठीक है, उसका बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव भी पड़ सकता है, क्योंकि अच्छा प्रभाव देखो किस तरीके से पड़ सकता है। जैसे हम अल्कोहल का ऐड देखते हैं, या हम कोई कुबेर खैनी या इन सब का ऐड देखते हैं, तो उसमें जो कंपनी है वो 10% इस चीज़ पर भी फोकस करती है कि वो ये चीज़ दर्शाए कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। वो ये चीज़ भी बताते हैं ना ऐड में। तो इससे हो सकता है कि बच्चा उस चीज़ को देखे और अपने पेरेंट्स को रोके जो कि कंजप्शन करते हैं उन चीज़ों का। तो ये एक तरीके से अच्छा भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब अगला आ जाता है वीडियो गेम्स की। अब जब वीडियो गेम्स में बच्चा इन्वॉल्व होता है तो क्या करता है, वैसे तो देखो वीडियो गेम क्या करता है, बच्चा हाथों से खेलता है तो उसकी फाइन मोटर स्किल्स जो होती हैं वो डेवलप होती है वीडियो गेम से। लेकिन साथ के साथ जो ऐसे वीडियो गेम्स है जो वायलेंट है, जैसे जो मार पिटाई कुटाई वाले हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा मार पिटाई देख के करके अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ वो मार पिटाई ही करता है। फिर अगला आ जाता है इंटरनेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट देखो एक बहुत ही पोटेंशियल, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और पोटेंशियल रिसोर्स या एक चीज़ कह सकते हैं हमारे पास, जो कि हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, और साथ के साथ क्या करता है, बच्चे को ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ भी वो एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जिससे वो बिगड़ सकते हैं या जिसका उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जैसे पोर्नोग्राफिक मटीरियल बच्चे को अगर उसको देखना वो बच्चा शुरू कर देता है तो बच्चे की हेल्थ के साथ साथ उसकी हैबिट्स को भी बिगाड़ देता है। तो देखो ये था मीडिया का प्रभाव कि बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है मीडिया का अलग अलग रूपों में। तो इस यूनिट में अभी आया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 3 स्टेजेस डिस्कस किए हैं, साथ के साथ पेरेंटिंग स्टाइल डिस्कस कर लिया, और इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट पीरियड, ठीक है। अब हमारी बच गई हैं, हमारी 3 थ्योरीज बच गई हैं, वो पार्ट 2 के अंदर आएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स, फैमिली जो भी बीएड कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।